कराची की लड़की हरीम की एक कहानी है। आज से 15-16 साल पहले हरीम का रिश्ता तय हुआ। उस वक्त हरीम की एज 18 साल थी और बड़ी खुश मिजाज वो कराची की लड़की थी। जिस जगह रिश्ता हुआ वो जॉइंट फैमिली थी। लड़के का नाम दानियाल था और एज का उनका शायद 4-5 साल का फ़र्क था। दानियाल एक फ़र्म के लिए काम करता था। दानियाल, उसके माँ बाप और दानियाल का छोटा भाई, ये एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें ब्याह कर हरीम जा रही थी। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, कुछ उसके अंदर ख़ामियाँ हैं और वो ख़ामियाँ हरीम को भी फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो बहुत अर्ली मैरिड लाइफ में ही डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। वो मामलात सबको पता है कि तुम कब उठ रही हो, लेट क्यों उठ रही हो, जल्दी क्यों सो जाती हो या देर से क्यों सो जाती हो। इतना कंट्रोल करना कि उसको आंख झपकने भी ना देना। दोपहर में अगर वो सोना चाहे थोड़ी देर के लिए तो जी तुम मनहूस हो, हमारे घर में मनहूसियत फैला रही हो, रिस्क उठ जाएगा, इस तरह की बातें। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था इन चीज़ों को रिएक्ट कैसे करें और किस चीज़ से शेयर करना है नहीं करना, ये भी उसको समझ में नहीं आई। क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास लड़कियों को एक चीज़ समझाई जाती है या फिर उनके कानों में बात पड़ जाती है कि देखिए जी वो अपने मैके में ज़्यादा बात करती थी तो देखो रिश्ता टूट गया। तो उसको लगा कि शायद मैके में बात नहीं करनी मैंने, या किसी से अपना दुख या कम से कम मशवरे की नीयत से भी शेयर नहीं करना। इसके अलावा सुबह उठकर जी दानियाल को नाश्ता देकर रुखसत करना दफ्तर के लिए, उसके बाद नहीं सोना, जागते रहना, सास ससुर को नाश्ता देना, दोपहर के खाने में लग जाना। फिर क्योंकि देवर थोड़ा सा घर का लाडला था, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी कि देखो जी तुम्हारा छोटा भाई, इसको समझो, ये जब उठता है इसको नाश्ता खाना जो भी चाहिए इसका ख्याल तुमने रखना है। तो सही है जी, ये भी अच्छी बात है, बड़ी बहन होने के नाते मैं ख्याल रख लेती हूँ। और इतनी जिम्मेदारियाँ डाल दी गई कि उसको रात को सोने जाने तक वो पैरों पे खड़ी रहती थी। एक दो दफ़ा उसने मैके जाने की बात की कि मैं अम्मी के घर रहना चाहना एक दो दिन के लिए जाना चाहती हूँ या मिलने जाना चाहती हूँ, या उनको लगा कि शायद ये एक रूटीन बन जाएगी कि मिलने जाएगी, फिर जी हफ्ते में जाना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन जाना चाहिए, महीने में जाना चाहिए। तो उस रूटीन को बनने ना देने के लिए उन्होंने, जब भी इसने इस चीज़ का जिक्र किया, क्योंकि अर्ली मैरिड लाइफ ही थी, 2-4-6 महीने हुए थे, वो कोई ना कोई घर में दावत रख लेते। अब फिर वो मजबूर हो जाती। अगर उसने बोल भी दिया होता अपनी माँ से तो बोल देती नहीं जी मेरे घर में दावत है, तो माँ भी कहेगी चलो सही है तुम्हारे ससुराल में दावत है बेटा, पहले वो देखो। करते करते वक्त गुजरा था। एक दिन हरीम के वालिद वालदा जब वही नहीं आ रही थी तो एक दिन हरीम के वालिद वालदा ही हरीम के घर आ गए। अच्छा, हरीम की वालिद वालदा ने फ़ील किया कि हरीम वैसी नहीं है जैसी हमने इनको बेटी दी थी, यानी कि थोड़ा सा उनको सेहत में भी वीक लगी और वो गुमसुम सी लगी। बातों का जवाब बहुत मोहतात तरीके से देना, ये सब चीज़ें पता है माँ बाप फ़ील करते हैं। और बाप ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहाँ रिवायती तौर पे बाप अगर ऐसे बोलें तो एक वबाल बन जाता है लड़की के लिए कि जी तुम्हारा बाप तो बहुत बोलने वाला है, और फिर बात ख़राब भी होती है। ये बड़ी अंडरस्टूड बात है, मर्दों को अगर बोलने का मौका मिल जाए तो वो बात बढ़ जाती है। लेकिन उसकी माँ से नहीं रुका गया। उसकी माँ ने बहुत एहतराम के साथ हरीम की सास से कहा कि हम हरीम को 1-2 दिन के लिए ले जाएं, हमें ना ये अजीब सी लग रही है और थोड़ा सा ना मुझे, उन्होंने बस जो उनको लगा कि उनकी बेटी में उनको तबीयत सही नहीं लग रही है, क्या है, मैं ज़रा ले जाऊंगी, ज़रा माहौल भी चेंज होगा, थोड़ा बहन भाइयों से मिलेगी और अपने घर में रहेगी तो शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। इस पर हरीम की सास आग बबूला हो गई। वो कह रही हैं कि आप हमें बताएंगी, पूरा मोहल्ला उन्होंने सर पे उठा लिया जी एक तरीके से, आप हमें बताएंगी हमारा घर कैसे चलेगा, यानी कि हमने कोई कोताही की है, हमने आपकी बेटी को खाने को नहीं दिया। वो चंद रिवायती जुमले जो हमारे सोसाइटी में ऐसे वक्त में कहे जाते हैं सास ससुर की तरफ, सास की तरफ से। तो हरीम की माँ भी शशदर रह गई कि भाई ये मैंने ऐसा क्या कह दिया, इतने महीनों बाद मैं 1 दिन के लिए अगर अपनी बेटी को ले जाना चाहती हूँ तो इसमें ऐसा क्या बुराई, इसमें ऐसी क्या बुराई है। बहरहाल इतनी वो बात बढ़ गई कि हरीम के वालिद जो इस पूरी सिचुएशन को चुपचाप आंखें झुकाकर सुन रहे थे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई और कि जी कि मामला रफ़ा दफ़ा हो किसी तरीके से, क्योंकि बढ़ते 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 कहाँ जाएगा। हरीम की सास तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हरीम यार इस सारी सिचुएशन अपने माँ बाप की इस लेवल की बेइज्जती होते अपने आंखों के सामने देख रही थी और उसके लब सिले हुए थे, और जो ऑलरेडी डिप्रेशन में थी वो मज़ीद सख्ते किसी कंडीशन में आ गई। हरीम के माँ बाप उस दिन चले गए। शाम में जब दानियाल दफ्तर से घर आया
तो दानियाल को उसकी माँ ने पहला जुमला याद है कि आते ही दफ्तर से ये कहा कि जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मर्द आता है, आने जाने का, रास्ते का, कराची की टेंशन, फिर दफ्तर की टेंशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क में दफ्तरी निज़ाम है वो तो एक ग़ुलामी का निज़ाम है, उसको बर्दाश्त करके आना, बातें सुनना, एक काम का स्ट्रेस। तो घर में आके तो मर्द की ख्वाहिश होती कि शायद सुकून के 2 पल मिलेंगे, उसके बाद ये जुमला मिल जाना माँ की तरफ से कि तुम अपनी बीवी को लेके अलग हो जाओ। तो उसने पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्या हुआ है? कि जी तुम्हारी सास आई थी, वो हमें जीने का तरीका सिखा रही हैं, वो हमें बताएंगी तमीज़ तहज़ीब क्या होती है और ये और वो ना, हम तो तुम्हारी बीवी को खाने को नहीं देते और ये और वो ना। तो हरीम का शौहर दानियाल ये बात समझ गया और वो अपनी माँ के मिजाज को जानता था, और उस मिजाज को जानते हुए उसने हरीम को ही डांट पिलाई कि आइंदा तुम्हारी माँ हमारे घर नहीं आएगी। अच्छा, इसके अंदर से मतलब दानियाल कोई बुरा शौहर नहीं था, वो कोशिश करता था, लेकिन हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली के मर्द हैं, हमारी सोसाइटी के लोग जानते हैं, एतराफ़ नहीं करते। वो जन मुरीदी का टैग ना लग जाए, बीवी का ज़्यादा ख्याल रखता है, बीवी के तो पैरों में बैठा रहता है, तो उस चीज़ों के टैग से बचने के लिए ना थोड़े कड़क शौहर होने का, थोड़ा सख्त शौहर होने का टैग लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि यार हम पर कोई बात ना आ जाए। हालांकि अंदर से वो इस तरह के होते नहीं हैं। तो ये सुन के हरीम जो वैसे ही खामोश हो चुकी थी, सख्ते में ही थी, उसने बोला चलो ये भी, जब मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या कह सकती हूँ। दिन गुजर रहे थे, एक दिन खबर ये मिली कि जारी बात शादीशुदा ज़िंदगी थी नई नई, चंद महीनों बाद खुशी की खबर मिली हरीम को और उसके शौहर को कि जी वो प्रेग्नेंट है। और दानियाल अपनी हद तक ख्याल रखता था उसका, लेकिन फिर भी उसकी हरीम की जो रूटीन जिसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। उसी तरीके से सुबह उसको रंगरूटों की तरह उठा दिया जाता, और वही देवर का ख्याल, सास ससुर का ख्याल, शौहर का ख्याल तो ऑब्वियसली उसको रखना ही था, और वही रात गए तक उसको फुर्सत नहीं होती थी। इस दौरान जो उसकी नशो नुमा के लिए बच्चे की, फिर माँ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस खुराक को देने का ध्यान तो सास ससुर को होना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े हैं, लड़कों को अक्सर नहीं होता। तो ना उनकी तरफ से कोई केयर की गई, और शौहर को तो अंदाज़ा होता ही नहीं है कि उसको कौन कहे, लड़की अपने मुंह से कह नहीं सकती। यार पता है, अक्सर लड़कियों को पता भी नहीं होता, ऐसे वक्त में लड़कियों की माएँ ही मुआवनत करती हैं, लेकिन उनसे बातचीत का ऐसा ज़रिया रखा नहीं गया, ना उनके पास आने जाने का कोई ज़रिया रखा गया। तो बहरहाल दिन गुजर रहे थे। एक दिन दानियाल ऑफ़िस में था, उसको कॉल आती है अपने वालिद की कि जी हरीम की तबीयत कुछ ख़राब हुई है और हम लेकर इसको फ़लाने अस्पताल में आए। कराची का एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर दानियाल पहुँचा। तो वहाँ पहुँचने के बाद खैर थोड़ी उसकी तबीयत स्टेबल हो चुकी थी। उस रात वो सो भी नहीं सकी थी, दानियाल को अंदाज़ा था कि रात भर सो भी नहीं सकी है, कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी थी। तो डॉक्टर ने, उसने बोला जी आप इनके शौहर हैं। डॉक्टर ने अलग ले जा के दानियाल को समझाया और डांटा कि एक तो ये बहुत अर्ली एज है इसकी, ये प्रेगनेंसी झेल रही है, इसके बावजूद इसको कोई डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है कि अब ये डायबिटिक हो चुकी है। एक 18-19 साल की लड़की जो प्रेग्नेंट है, नई नई शादी हुई है, उसको शुगर हो गई है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, और डेफिनेटली जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जो इतने अर्ली एज होता भी ऐसा स्पंज होता है, आपका दिमाग हर चीज़ एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि अगर कुछ बुरा हो रहा हो तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। उसकी वजह से गालिबन, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो खुदा जानता है क्यों हुई, लेकिन ज़ाहिरी वजूह वही थी कि वो शुगर के मरज़ का शिकार हो गई, ज़ियाबतिस की मरीज़ बन गई। अब इस मरज़ के साथ उसको जीना था। और ये मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में कुछ लड़कियों को डायबिटीज़ हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी होने के, बच्चा डिलीवर होने के बाद वो चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन वो ये वाली ज़ियाबतिस नहीं थी, ये उसको ज़िंदगी भर रही। बहरहाल मैं आगे आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। अच्छा, दानियाल को जब डॉक्टर ने समझाया कि भाई ये प्रेग्नेंट भी है, ऊपर से 18-19 साल इसकी एज है और अब ये डायबिटिक पेशेंट हो गई है, तो दानियाल ने दिल में तहिया तो यही किया कि मैं इसका ख्याल रखूँगा, लेकिन फिर वही बात कि जॉइंट फैमिली में रहता था, ज़्यादा आवभगत नहीं कर सका, ज़्यादा ख्याल नहीं रख सका, और वो प्रेशर होता है। हमारे यहाँ सोसाइटी के जो मर्द हैं वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो बेटा और शौहर होने में जॉइंट फैमिली में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। पूरा दिन हरीम की वही रूटीन रही, वही बातें सुनाना, वही चीज़ें उसके दिमाग में चलते रहना, फिर पूरे दिन खाना पकाते हुए, नाश्ता बनाते हुए, घर की साफ़ सफाई करते हुए, देवर का ख्याल रखते हुए। और
इस दौरान वो पूरा पूरा दिन भूख ही रहती। शौहर दफ्तर में होता, सास ससुर ख्याल नहीं रखते, ख़ुद वो डिप्रेशन में थी, डायबिटिक पेशेंट हो चुकी थी। अच्छा, डॉक्टर ने इस खदशे का इजहार किया जब 5वें महीने के एक चेकअप के लिए गए कि बच्चा, खदशा ये है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, बच्चे में कुछ जहनी बीमारी या कुछ कमी का खदशा ज़ाहिर किया कि मेरे मुंह में खाक के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दुआएं करते रहे, लेकिन जब बच्चा डिलीवर हुआ तो डॉक्टर का खदशा ज़ाहिर जो पहले ही ऑलरेडी कर चुका था, उसने कहा कि बच्चा एबनॉर्मल है और चंद महीनों में चीज़ें वाज़ेह हो गई। अब ये ऐसा लम्हा था कि दानियाल को एहसास हुआ कि हाँ, ज़्यादती हुई है और ये मेरे घर वालों की तरफ से हुई है या मेरी तरफ से भी हुई है। अब ना वो बच्चा दोबारा नॉर्मल हो सकता था, ना उस 19-20 साल की लड़की जो डायबिटिक पेशेंट हो गई थी सारे डिप्रेशन की वजह से, सारी रूटीन की वजह से, ना वो रिवर्स हो सकती थी। लेकिन जो डैमेज था उसको कंट्रोल तो ज़रूर करना था। दानियाल को पूरी तरीके से एहसास था कि अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि अब उन चीज़ों को कम से कम रोक ले, मज़ीद डैमेज कंट्रोल होने से रोके। तो उसने एक अलग घर लिया और तमाम तर ऑपोजिशन के बावजूद, नाराज़गियों के बावजूद, वो अपनी बेगम और अपने उस बच्चे को लेके अलग हो गया। इस सारी सिचुएशन में जो लोग मुजरिम थे उनको तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दानियाल अपनी बीवी से माफ़िया मांगता, लेकिन माफ़िया मांगने से ना बच्चा नॉर्मल हो सकता था, ना उस 19-20 साल की लड़की की ज़्यादतें सब बेहतर हो सकती थी या सही हो सकती थी। ज़िंदगी गुजर रही थी। दानियाल अब पूरी कोशिश करता था कि वह अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखे। जब इस प्रेगनेंसी के कोई 5-6 साल बाद जब हरीम 25 साल की हुई तो खुदा ताला ने उनको एक और औलाद से नवाजा। ये भी बेटा था और अल्लाह का शुक्र था कि ये नॉर्मल बच्चा था। लेकिन उस वक्त तक हरीम ज़ियाबतिस की वजह से अपनी एज से कहीं ज़्यादा बड़ी लगने शुरू हो गई थी। वो उस तरीके से नॉर्मल नहीं हो पा रही थी जिस तरीके से वो नॉर्मल चलती तो रह पाती। दानियाल अपनी इसी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से चीज़ें बेहतर हो जाएं। वो अपनी बीवी का ख्याल भी रख रहा था और इस दौरान वो अपने अब नॉर्मल जो बेटा था पहला, उसको स्पेशल स्कूल्स में लेके जा रहा था और अपने बच्चे की भी खिदमत करता, अपनी बीवी की भी खिदमत कर रहा था। इस दौरान एक कराची के बड़े अस्पताल में एक बड़े मशहूर व मारूफ डॉक्टर का किसी ने बताया कि उनके पास लेकर जाओ, शायद कुछ उम्मीद है वो वहाँ पर कुछ सलूशन मिल सके। उन डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उस दिन दानियाल को डॉक्टर ने बात समझाई कि प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ को चीज़ें खिलाई पिलाई जानी चाहिए या उसकी जहनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए या जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उसमें आपने शायद कोई कोताही की है जिसका नतीजा ये हुआ कि आपकी पहली औलाद नॉर्मल नहीं रही। वो लम्हा था कि दानियाल जब घर आया तो उसने अपनी बीवी से बहुत माफ़ियाँ मांगी, अपने अल्लाह से बहुत माफ़ियाँ मांगी कि शायद मेरी वजह से अब ये बच्चा ज़िंदगी भर एक माजूर ज़िंदगी गुजारेगा और मेरी बीवी जो 25 साल की उम्र में अपनी एज से कहीं ज़्यादा लगने लग गई है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रही, फिर वो डायबिटिक हो जाना इंसान का पूरा जिस्म हिला देता है। लेकिन अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था और हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता दानियाल ख़ुद एक मरज़ का शिकार हो गया। दानियाल को ओरल कैंसर हो गया, मुंह का सरतान जिसे कहा जाता है, वो हुआ और क्योंकि बर वक्त तशख़ीस हो गई थी इस वजह से उसका इलाज मुमकिन हो सका। इस पूरी सिचुएशन के बावजूद वो कैंसर सर्वाइवर भी है, बाकी मामलात भी हैं, वो अकेला अपने घर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो डैमेज हो गया उसके मुजरिमान को तो किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है, किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। भुगतेगा कौन? नंबर 1 वो बच्चा ज़िंदगी भर, नंबर 2 वो लड़की जो बहुत अर्ली एज में डायबिटिक पेशेंट हो गई और अपने बच्चे को देख रही है कि वो नॉर्मल नहीं है। पहली औलाद इंसान को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और वो किसी के जुल्म का शिकार हो गई। तीसरी चीज़, दानियाल जो माँ और बीवी के बीच में बैलेंस बनाने के चक्कर में अपनी औलाद की एबनॉर्मेलिटी उसको झेलनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी भर। और जो ख्वाहिशात होती हैं एक मर्द की अपने बेटे से, वो शायद वो पूरी होते अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकेगा। दूसरे बेटे के साथ हो, लेकिन फिर भी एक बेटा उसको मुसलसल ऐसा लगेगा। और मैं बड़ी तकलीफ़ दे बात कह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत करीब से चीज़ें देखी हैं, ऐसे माँ बाप को इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं यार हमारी ज़िंदगी में जब हम जाएँ ना इस दुनिया से, तो हमारी जब नॉर्मल औलाद है, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो हमारे साथ चले जाए, क्योंकि हमारे बाद इनका कोई ख्याल नहीं रखेगा। उन खाना पिलाना, उनके
पेशाब पखाने का मामला देखना, उनको बाकी चीज़ों में देखना, क्या ये रोड पे भीख मांगेंगे? तो हम जब आंखें बंद हो हमारी, तो इसके साथ ही हमारे इस बच्चे की भी आंखें बंद हो जाए। ये मैंने सुना है, ये मैंने देखा है। तो हम कुछ चीज़ों में इतने मजबूर हो जाते हैं कि फिर आगे उसके नताइज ऐसे आते हैं कि उसका डैमेज कंट्रोल भी मुमकिन नहीं रहता। इस ख़ानदान की कहानी का मैसेज मेरी नज़र में यही है कि डर और निदामत आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है, और आप हर उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो आप करते हैं, और उस चीज़ के भी ज़िम्मेदार हैं जो आप वक्त पर नहीं करते।